सो हेलो फ्रेंड्स कि अगले यूट्यूब लाइव में मैं फिर से जल्दी आऊँगा। तो आज फिर से यूट्यूब लाइव में आप सबका स्वागत है। आज आशा करता हूँ कि कई सारे और बच्चे जुड़ेंगे। आयशा, बानू, हेलो हेलो आयशा। तो अगर आप लोगों के सवाल है, आप अपना सवाल टाइप करें यहाँ पर। और लास्ट यूट्यूब लाइव में मैंने मेंशन किया था बहुत सारे पॉइंट्स, तो आज अगर आप लोग के डायरेक्ट क्वेश्चंस हो तो और बेटर रहेंगे, ताकि मैं उनका डायरेक्ट आंसर कर सकूं। ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो, नीट से रिलेटेड हो, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज फिर से यूट्यूब लाइव पे हूँ। तो क्वेश्चन हो प्लीज, आपने अपने सवाल पूछें। ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है सबसे जुड़ने के लिए। हमारे लिए तो काफ़ी नया है। कई कई कंसल्टेंट और कई सारे प्लेटफॉर्म और भी बने हैं इस तरह के यूट्यूब लाइव में। यूट्यूब लाइव मुझे ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि यहाँ पर ओपन क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ओपनली पूछा जा सकता है। बाकी जगह थोड़े कंट्रोल्ड हो जाते हैं चीज़ें। और अगर कुछ छुपाने के नहीं हो स्टूडेंट से, अगर कंसल्टेंट सब कुछ सच बताना चाहे, तो यूट्यूब लाइव काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा ओपन प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो हमारे साथ कोई और जगह जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ रहे हैं आप लोग सवाल भी पूछते रहिए, ताकि मैं उन सब सवालों का आंसर कर सकूं। इन शॉर्ट मैं बता के रखूं कि ये मेनली एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम हमारी कंपनी एस्पायरिंग लाइफ मेनली ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन की गाइडेंस देते हैं। अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग अच्छाइयाँ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर विजुअली बहुत अच्छे हैं, बट टीचर्स उतने अच्छे नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट दिखने में बड़े नहीं हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लास्ट 10 ईयर्स में स्टार्ट हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने काफ़ी अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन रख रही है। कुछ कॉलेजेस हैं जो नए हैं। गुड इवनिंग, प्लीज हाईलाइट अबाउट एमबीबीएस इन इजिप्ट, प्रोस कॉन्स एंड टोटल फीस, बेस्ट कॉलेज इन इजिप्ट। सर देखिए, इजिप्ट के लिए अगर बोला जाए तो कायरो यूनिवर्सिटी वहाँ की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ऑलमोस्ट 250 रैंक वर्ल्ड रैंकिंग है वहाँ की। वहाँ के सिलेबस काफ़ी हद तक इंडियन एजुकेशन से मैच करती है। वहाँ का टीचर्स काफ़ी, मतलब काफ़ी सारे टीचर्स हैं एक एक डिपार्टमेंट में। अगर आप एनाटॉमी में देखें, 10 से 15 टीचर्स एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। फिजियोलॉजी में 20 टीचर्स हैं। ये सारे टीचर्स आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये जो पढ़ाते हैं, अब आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करें तो इजिप्ट का तो बहुत ही सुंदर सा कैंपस है, बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कंसीडर करता हूँ वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। तो इजिप्ट का टीचर काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ का प्रोज यही है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड रैंकिंग है वहाँ पर। यूएस एमली पासिंग परसेंटेज इजिप्ट का बच्चों का काफ़ी ज़्यादा है। कायरो यूनिवर्सिटी वहाँ की वन ऑफ द, मैंने कहा इजिप्ट की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और टॉप 250 यूनिवर्सिटी में आती है वर्ल्ड में। और कौन सा अगर आप पूछें तो कॉस्ट आपका ऑलमोस्ट 33 लाख के आसपास आता है इजिप्ट में पढ़ने जाने का, रहना खाना सब मिला करके। कॉलेज की फीस अराउंड $36,000 की आती है, प्लस रहने खाने का $60 पर मंथ के आसपास खर्च आता है। 5 ईयर का कोर्स है। और नेगेटिव अगर आप बोले इजिप्ट का, तो कि इजिप्ट में बच्चे अभी जस्ट लास्ट ईयर से जाना शुरू किए हैं। तो आपको पहले साल, मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले के बच्चे अभी तक लौट के नहीं आए, तो एक आपको एलुमनाई नेटवर्क इजिप्ट का ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये वहां का थोड़ा नेगेटिव है। बट इन जनरल मैं खुद इजिप्ट गया हूँ, तो मैं आपको अपनी मतलब जब मैं विजिट किया तो मैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज देखा, मुझे लगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स की मदद से इजिप्ट लास्ट ईयर एमसीआई लिस्ट में आया, और लास्ट ईयर भी जो बच्चे गए उनका काफी अच्छा फीडबैक है। फूड को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। वहाँ भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10 करोड़ है। देखिए, मेडिकल एजुकेशन में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन ना हो कंट्री का, तो आपको पेशेंट नहीं मिलते। और अगर पेशेंट नहीं हो तो आप पेशेंट इंटरेक्ट नहीं करते हो। पेशेंट इंटरेक्ट नहीं करते हो तो आप अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते हो। सिर्फ वीडियो लेक्चर से आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। सिर्फ प्लास्टिक के बॉडी से प्रैक्टिस करके आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो जिस कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वहां पर मेडिकल एजुकेशन का हो सकता है थ्योरी बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिकल में मार खा जाती है। तो होपफुली मैंने आपका आंसर किया है। फीस $36,000 के आसपास है। ब्रेकअप वगैरह अगर आपको चाहिए, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको कॉलेज के फीस का पूरा ब्रेकअप आपको भेज दूंगा। जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैमन, फुली इंग्लिश मीडियम। तो जलालाबाद, देखिए मैं किर्गिस्तान उतना प्रेफर नहीं करता, सच्ची बात बताऊं तो। आप बंगाल से हैं, आप बंगाली में पूछ रहे तो अपना के बंगाली थे वो बोलते আমি किर्गिस्तान कजाकिस्तान हो तो प्रेफर करी ना। बिकॉज ওখানে
ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিসাবে কলেজ তো অনেক সুন্দর দেখতে, বাট দে ডোন্ট হ্যাভ ইংলিশ স্পিকিং টিচার্স, নট আ লট অফ লোকাল ইংলিশ স্পিকিং টিচার। ওখানে মেনলি ইন্ডিয়া থেকে কিছু টিচার্সরা যাচ্ছে আর ভালো এফএমজি ক্লাসেস চালাচ্ছে। ওখানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজার অনেক কম। তো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজারের জন্য আমি প্রেফার করি, আপনি যদি বেঙ্গলি तो अपनी बांग्लादेश की प्रेफर करूँ, न्यू लैंग्वेज सीखते हो ना, तो नया लैंग्वेज आपको सीखना नहीं पड़ेगा मिस्टर रिपन। तो जलालाबाद कॉलेज खराब नहीं, देखिए कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है, ये आपका रिक्वायरमेंट और आपका फ्यूचर क्या प्लानिंग है उसके साथ आपको मैच कराना पड़ता है। अगर आपको जलालाबाद आप पढ़ के जाते हो वहां से वापस आते हो यहाँ पर, पहली बात आप वहां जाते हो, आपको वहां पढ़ाई इंग्लिश में होती है, बट वहाँ टीचर्स ज्यादा नहीं है। मतलब आज अगर आप इंडिया के किसी भी कॉलेज का आप प्रोस्पेक्टस खोल के देखते हैं तो वहां पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ऑलमोस्ट 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं इन 5 ईयर। तो अगर इन सब्जेक्ट्स में एक एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, आपको देखेंगे इंडिया में 15 टीचर्स है, 30 टीचर्स है किसी के डिपार्टमेंट में। तो इंडिया में कुछ अच्छे कॉलेज किसको बोलते हैं, जहां पर टीचर स्टूडेंट रेशियो काफी अच्छा हो। तो ये जो रिक्वायरमेंट है कि भाई ज्यादा टीचर अच्छे रहेंगे, ज्यादा टीचर रहेंगे तभी बच्चों पे फोकस पड़ेगा। अब एक ही टीचर अगर 200-300 बच्चों को एक बड़े से ऑडिटोरियम में अगर पढ़ाए तो वो उसके लिए वो टीचर एक वीडियो लेक्चर ही बन गया ना। आप भले ही फिजिकली वहां प्रेजेंट हो, बट आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ नहीं पाओगे और इंटरेक्शन भी काफी कम रहती है। तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में टीचर्स काफी कम रहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स काफी कम रहते हैं, और दूसरी बात है वहां पॉपुलेशन भी काफी कम है। तो प्रैक्टिकल तो ऑलमोस्ट निल है। वो आपको वापस जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के एफएमजी अगर पास कर पाते हो तब जाकर के इंडिया आते हो, तब इंटर्नशिप में आपको सारे प्रैक्टिकल मिलते हैं। तो ये है किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान में जलालाबाद यूनिवर्सिटी का अच्छा है, यूनिवर्सिटी तो अच्छा ही है, बट मैं प्रेफर उतना नहीं करता। लेकिन अगर आप वहां जाना चाहें, ऐसा नहीं कि खराब है, खराब कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, किसी भी कंट्री का कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी खराब नहीं होता। कुछ कंसल्टेंट जाकर के वहां पर अगर मैनिपुलेट करते हैं यूनिवर्सिटी के सिलेबस को या टीचर्स को तो खराब हो जाते हैं, बट इन जनरल वहां के लोकल बच्चों के लिए तो हर कॉलेज ही अच्छा है, वहीं से पढ़ के वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा क्या बांग्लादेश में कैसा होगा? बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन काफी हद तक इंडिया से मैच करता है। वहां पर वही राइटर्स के बुक चलते हैं वहां की लाइब्रेरी में जो इंडिया के राइटर्स हैं, सेम बुक्स हैं, सेम सिलेबस है। सबसे बड़ी बात है, बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। और जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ की, ढाका यूनिवर्सिटीज, इट्स यूनिवर्सिटीज वो आपके प्री इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी, मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, ये सब ब्रिटिश के जमाने की यूनिवर्सिटी है। इन सबको ब्रिटिशर्स ने काफी हद तक मतलब फोकस करके एजुकेशन को यहाँ पर बहुत अच्छे से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। आज उनका सिलेबस सेम है, वहां से एसएन बोस नोबेल पुरस्कार लिए हुए, मेघनाथ साहा, ये सब वहीं के प्रोडक्ट है। मतलब ये सब बहुत ही पुराने अलुमनाई है, जब ब्रिटिश, जब इंडिया और बांग्लादेश एक ही कंट्री हुआ करता था, बाद में पार्टीशन हुई, हिस्ट्री है। बट एजुकेशन की हद तक दोनों का बेस ऑफ एजुकेशन सेम रहा है। तो बांग्लादेश का एजुकेशन काफी हद तक अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है बांग्लादेश का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। तो वहां पर आपको पेशेंट का एक्सेसिबिलिटी काफी इजी है, कोई रेसिज्म का डर नहीं है। अगर मैं बोलूं मैं बांग्लादेशी हूं तो आप मान ही लोगे कि भाई हाँ बांग्लादेशी जैसा दिखता हूं। अगर आप इंडिया बांग्लादेश का कोई मैच भी देखो तो प्लेयर्स या कोई भी वहां पर ऐसा नहीं दिखता है चेहरे से बांग्लादेशी दिख रहा हो, या वही एडवांटेज इंडियन बच्चों को मिलता है कि अगर वहां से इंडिया के बच्चे वहां जाते हैं तो वहां पर वो अलग नहीं दिखते हैं। तो वहां रेसिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रेसिज्म का मतलब ये नहीं हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं, मतलब अगर पेशेंट को आप इंटरेक्ट करते हो तो वो आपको ऐसे ट्रीट नहीं करता, नहीं आप तो आप फॉरेनर हो, आप फॉरेन से आए हो, आप मुझे मत देखो, आप तो मुझे देख के स्टडी करोगे, ये सब चीजें वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बांग्लादेश का बहुत अच्छा है फॉर आवर मेडिकल स्टूडेंट। इसीलिए अगर आप देखोगे एफएमजी एग्जाम, जो अगर आप 5 साल का मेडिकल पढ़ाई करते हो तो उसके बाद आपको आके एग्जाम देना पड़ता है, उसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। उसका मैंने रिजल्ट सबसे हाईएस्ट बांग्लादेश का। क्यों है? क्योंकि वहां का सिलेबस सेम है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन एक सब्जेक्ट होती है कम्युनिटी मेडिसिन को पढ़ने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो लाइफ में कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं ये कम्युनिटी मेडिसिन क्या सब्जेक्ट है। तो ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसीलिए बांग्लादेश का एक एडवांटेज है, नेपाल का ये एडवांटेज है, इवन इजिप्ट में ये एडवांटेज है। देखिए इन सब जगह पर ऑलमोस्ट एमबीबीएस वाला ही सिलेबस होता है। वो 5 इयर्स का पूरा एजुकेशन है, 19 सब्जेक्ट पे फोकस है, कुछ सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा थोड़े कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि 19 सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट उसमें पढ़ाई नहीं जाते हैं, आपको नया लैंग्वेज नहीं सीखना। तो ये सब बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर विच कॉलेज बेस्ड इन उज्बेकिस्तान?
व्हाट अबाउट समरकंद? ठीक है, उज़्बेकिस्तान का मैं खुद गया नहीं हूँ उज़्बेकिस्तान में, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा उज़्बेकिस्तान का, मैं क्योंकि खुद प्रैक्टिकली जब तक मैं विज़िट नहीं करता, मैं उस पे कमेंट करना सही नहीं रखता हूँ। लेकिन जा रहे हैं बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, बट मैं उतना प्रेफ़र नहीं करता हूँ। अगर आपको इसके डिटेल्स चाहिए तो मैं उस पे रिसर्च करके फिर नया वीडियो बनाऊँगा उज़्बेकिस्तान पे। मुझे उतना नॉलेज नहीं है उज़्बेकिस्तान का, बट जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान। बट मैं कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए कि आप उज़्बेकिस्तान को क्यों प्रेफ़र करें आप। देखिए, हर कंट्री का कुछ कॉलेज बेस्ट होता है, कुछ कॉलेज खराब होता है। आपको इस पे रिसर्च करने के लिए बेस्ट तरीका 5 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। जिस भी कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ का आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस मांगिए, जिस भी कंसल्टेंट से या उनकी वेबसाइट से। वहां पर सारे सब जो टीचर्स हैं, कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है, उसको आप देखेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई यही टीचर अगर इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छा डॉक्टर बनिए। वहां का सिर्फ वीडियोस पे मत जाइए, सिर्फ हॉस्पिटल्स पे मत जाइए। यही मैं आपको बोलूंगा कि इन सब चीजों के अलावा भी दुनिया है, जो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वही होता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? कौन कॉलेज प्रेफर करोगे सर? देन चाइना कैसा होगा? देखिए, चाइना तो अच्छा है, चाइना एकदम नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी चाइना के साथ इंडिया के संपर्क अच्छे नहीं है। जो बच्चे लौटे हैं वो भी काफी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा उनका। तो चाइना इस साल तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, जब तक इंडिया चाइना का रिलेशन थोड़ा इंप्रूव नहीं होते। चाइना आज से 10 साल पहले चाइना वॉज मतलब बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन हुआ करता था, 2010 11 12 13 14 तक। लेकिन जब से नए नए गवर्नमेंट ने नए मैंने गवर्नमेंट तो वही है, लेकिन नए लोगों ने वहाँ का पॉलिटिक्स को संभाला है, इसलिए रिसेंट जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, चाइना में काफी हद तक प्रॉब्लम्स आए हैं। ये एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ चाइना के कारण बहुत सारे कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब हो गए, उनमें से इंडिया भी एक सफरिंग कंट्री है, जहां पर आज चाइना का काफी सारे ऐप को बंद कर दिया गया। तो चाइना अभी तो मैं एकदम प्रेफर नहीं करूंगा। ऐसे चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी हैं जहां पर इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स अवेलेबल हैं, इजिली अच्छे से अवेलेबल है। बट अभी मैं चाइना पे ज्यादा कमेंट करना सही नहीं मानूंगा। अभी तो मेरे लिए तो बॉयकॉट चाइना है अभी। भले ही मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने चाइना में कभी बच्चे नहीं भेजे, मैंने काफी बच्चे भेजे हैं चाइना में, वहां से पढ़ के आए हैं, वहां पे अच्छे डॉक्टर बन के आए हैं। लेकिन अभी जो हालात इंडिया के साथ चाइना का है, मैं चाइना को प्रीफर नहीं करूंगा। और आ, आप लोग भी अभी ना प्रीफर करें तो बेटर है, क्योंकि और भी ऐसा नहीं कि चाइना में जैसी पढ़ाई होगी वैसा कोई नहीं हो सकता। इवन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में भी काफी अच्छे कॉलेज है, वहां आप प्रेफर कर लीजिए। यूक्रेन चले जाइए, रशिया चले जाइए, अगर आपको बांग्लादेश है इन सब जगह नहीं चले, वहां के भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उसके बारे में रिसर्च करिए, पढ़िए। रिसर्च में आपको मेनली क्या करना है भाई, इंग्लिश स्पीकिंग फैकल्टीज होनी चाहिए। आप जो नया फॉरेन लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आप जो फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे वो आप सीख भी पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया था कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफी इजी है नए लैंग्वेज को सीखना। क्योंकि अगर आप रशिया जा रहे हो या किर्गिस्तान जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, और एक नए लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हो, तो आपके लिए इजी है, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। आप इंग्लिश की को यूज करके आपको दूसरा लैंग्वेज सिखाया जाएगा। बट अगर आप रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती, आप मैनेज कर ले तो इंग्लिश समझना, बट नॉट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तब मैं आपको प्रेफर करूंगा ऐसे कंट्री जाइए मत जहाँ फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखना पड़े। तो चाइना को मैं इसलिए नेगेटिव अभी तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि वहां भी आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो फॉर द टाइमिंग चाइना इज टोटली नेगेटिव फॉर मी दिस ईयर। आई विल से नो टू चाइना, बॉयकॉट चाइना फॉर मी। मैं इवन प्रोडक्ट ऐप सब बॉयकॉट करूँ, तो मैं बिजनेस के लिए चाइना पे तो अभी फोकस नहीं करूंगा। ऐसे काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, देखते हैं इस साल क्या होता है। मेरे बजट लो है सर, इसलिए किर्गिस्तान में सोच रहा हूँ। देखिए, किर्गिस्तान में बजट लो है, ये बात आपका बजट फिर कितना है आप मुझे बताइए। आपको क्या लगता है किर्गिस्तान में आपको कितने में हो जाएगा? किर्गिस्तान में आप कॉस्ट अगर देखेंगे, ट्यूशन हॉस्टल सब कुछ मिला करके 18 लाख के आसपास आता है। रहना खाना सब मिला करके अभी के डॉलर प्राइस के हिसाब से 18-19 लाख के आसपास आता है। लेकिन हिडन कॉस्ट होता है। हिडन कॉस्ट मतलब क्या? आप किर्गिस्तान जाएंगे आएंगे, अभी भी पाकिस्तान एयर स्पेस में अलाउ नहीं है इंडियन फ्लाइट्स, तो फ्लाइट घूम के जाती है, तो आने जाने का कॉस्ट 60-70 थाउजेंड भी पड़ सकता है, ऑलमोस्ट आने जाने का कॉस्ट। तो इसको 6 साल में आप करिए, किर्गिस्तान में आप 6 साल पढ़ेंगे तो 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कंपेयर टू इजिप्ट, कंपेयर टू नेपाल, कंपेयर टू बांग्लादेश। तो आपका एक एडवांटेज मिलता है कि 1 साल आप कम पढ़ रहे हो, तो 1 साल का रहने खाने का खर्च भी एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है। तो घूम फिर करके आपका बजट जो है वो हिडन कॉस्ट में चला जा रहा है।
जैसे अब अगर आप 25 लाख आपका बजट है, हाँ रिपन, आपका 25 लाख अगर बजट है तो 25 लैक्स में आप आराम से बांग्लादेश में पढ़ाई कर सकते हो। टोटल खर्च रहना खाना लेकर के 25-26 लाख में आपका हो जाएगा। और प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बांग्लादेश या नेपाल, नेपाल तो नहीं होगा आपके बजट में, बांग्लादेश ही हो पाएगा 25 लाख में। तो अब बांग्लादेश में एडवांटेज क्या है कि आप बस पकड़ के जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप लोकल कम्यूट मतलब लोकल ट्रेन पकड़ करके आप बॉर्डर जाइए, वहां से बॉर्डर क्रॉस करिए, फिर वहां का लोकल ट्रेन पकड़ के चले जाइए। आप 200 रुपए में कलकत्ता से ढाका जा सकते हो। तो आपका ट्रैवल कॉस्ट बच जाता है, कोई अलग से वीजा रिन्यूअल कॉस्ट बोल के कुछ नहीं होता, कोई ट्रांसलेशन कॉस्ट नहीं होता है, कोई न्यू लैंग्वेज नहीं सीखनी है। और हर कॉलेज का के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल है। किर्गिस्तान का एक नेगेटिव जो मुझे लगता है हमेशा से कि कॉलेजेस के अटैच्ड हॉस्पिटल नहीं होते वहां पर, टाइड अप हॉस्पिटल होते हैं। एक ही कई कॉलेज के एक टाइड अप हॉस्पिटल है, उन सब हॉस्पिटल्स में आप जाते भी बहुत कम हो, तो वहां प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज वेरी कम। तो इससे बेटर है कि आप बैंक से लोन ले लो, थोड़ा बैंक से लोन ले लो। अगर आप 25 लाख बजट है तो आप थोड़ा सा और मिला जुला के बैंक से लोन ले लो, 25 लाख में इजिली आपका बांग्लादेश में हो जाएगा सब कुछ मिला के, और कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। आप अगर वही अब 18-19 लाख आपको बताया जाता है कि किर्गिस्तान में, अगर आप बाकी कॉस्ट को जोड़ते हो, आने जाने का ट्रैवल कॉस्ट, हर साल में एक बार अगर आप घर आते हो तो 60-70 थाउजेंड, तो ऐसे 3-4 लाख बढ़ गए। प्लस एक साल आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, नया लैंग्वेज पढ़ोगे। और किर्गिस्तान उतना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ सर, काफी बड़े मैंने बल्क में बच्चे जाते हैं, तो इसीलिए फॉलो आप मतलब रैट रेस में मत जाइए। सर अकॉर्डिंग बांग्लादेश के कॉलेज फीस स्ट्रक्चर दे सकते हो? हाँ, आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह भिजवा दूंगा। आप अपना बजट भी मेंशन कर सकते हैं कि किस बजट में आप मतलब किस रेंज का फीस स्ट्रक्चर देगा, क्योंकि बांग्लादेश में फीस स्टार्ट होती है $30,000 से, कॉलेज स्टार्ट है, टोटल 5 ईयर की कॉस्ट $30,000, और वहां से लेके ऑलमोस्ट $60,000 तक कॉस्ट आता है, रहना खाना सब मिला करके। तो $30,000 मतलब अभी 75 चल रहा है, तो 22,50,000 के आसपास आएगा शायद, हाँ ऑलमोस्ट। तो 30,000 में 22,50,000 से लेकर के 45 लाख तक के कॉलेज है बांग्लादेश में। फीस स्ट्रक्चर बांग्लादेश का एक नेगेटिव क्या है मैं बता देता हूँ, सब पॉजिटिव ही बता रहा हूँ। उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर में फीस काफी ज्यादा रहती है। कुछ कुछ कॉलेजेस के तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का फीस ही ऑलमोस्ट 18 लाख हो जाता है, कुछ कॉलेज का। मिनिमम 6 लाख, मिनिमम 6 लाख होना पड़ेगा। हाँ सर, $30,000 में कौन सा कॉलेज है सर? तो $30,000 में अभी अगर पुराने कॉलेज में देखें तो बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज है, उसका एक्चुअल कॉस्ट हॉस्टल लेकर के आपका $33,000 आता है, हॉस्टल लेकर के। और ऐसे सिर्फ ट्यूशन देखे तो $30,000 में बीजीसी ट्रस्ट पुराने में ही आएगा। और ऐसे कुछ नए कॉलेजेस हैं जिसमें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, तो $30,000 में आपका कॉलेज हो जाता है। आप मुझे मेल करिए या आप मेरे को कॉल करिए, मैं अपना नंबर दे देता हूँ। आप अपना नंबर मेंशन कर दिए, मैं आपको कॉल करवाता हूँ, या इस नंबर पे कॉल करिए। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अभी आप हाथों हाथ भी कॉल कर सकते हैं। कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर लेटर हेड पे मिल जाएगा। बांग्लादेश का एक और एडवांटेज क्या है कि कॉलेज का जो पूरा फीस है ना, पूरा लेटर हेड पे रहता है, और कोई भी हिडन फीस कुछ नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज के ना कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर आपको कंसल्टेंट बोलता है, आप कोई कब बोलता है इतना फीस है, कोई बोलता है उतना फीस है, लेकिन कॉलेज के लेटर हेड पे फीस ही नहीं मिलता। फीस आपको बोलते हैं कॉलेज जाके देना है, लेकिन लीगल ट्रांसफर करने का कोई चैनल ही नहीं रहता। तो ये कई कई कंट्री में एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज मुझे मिलती है। बांग्लादेश में सब कुछ एकदम क्लियर है, फर्स्ट ईयर में कितना फीस देना है, कब देना है, क्या डेट में देना है, स्विफ्ट कोड के साथ बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ मेंशन रहता है ऑन द फीस स्ट्रक्चर, और इवन ऑन द एडमिशन लेटर। और ये हर बच्चों का सेम होता है। ये कई कंट्रीज में क्या होता है, हर कंसल्टेंट का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बांग्लादेश में पॉसिबल नहीं है। सर अकॉर्डिंग टू यू विच कंट्री एंड विच यूनिवर्सिटी विल सजेस्ट? सर देखिए, कंट्री और यूनिवर्सिटी अगर आप बोले, आपके बजट के ऊपर है, आपके फ्यूचर प्लान के ऊपर है। अगर आप यूएसएमएलई वगैरह देना चाहते हैं तो इजिप्ट का एजुकेशन काफी अच्छा है, और यूएसएमएलई वहां से पासिंग रेट काफी ज्यादा अच्छा है। तो आप अगर फ्यूचर यूएसएमएलई वगैरह देना चाहते हो तो इजिप्ट भी जा सकते हैं, वहां पर बजट आपका 33 लाख के आसपास आता है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग काफी ऊपर है, वर्ल्ड रैंकिंग 250 है। अगर आपको आसपास में जाना है मतलब नियरेस्ट कंट्री में, तो बांग्लादेश काफी अच्छा है, नेपाल अच्छा है। नेपाल का बजट ऑलमोस्ट मिनिमम 55 लाख आपका बजट होना चाहिए। बांग्लादेश में वही आपका ऑलमोस्ट 35 लाख में पढ़ाई हो जाती है। तो देखिए, कुछ परफेक्ट नहीं है सर, मतलब इंडिया में ही आप मुझे बताइए ना, अगर शुरू के टॉप 5-10 यूनिवर्सिटीज के बाद आपको कितना, हमें कितना नॉलेज होता है कि कौन सा कॉलेज कैसा है। एट द एंड ऑफ द डे सिलेबस पूरे हर कॉलेज स्कूल में, हर कॉलेज में है, वो रेगुलेट करती है एमसीए। और हम विश्वास करते हैं कि भाई कॉलेज जैसा भी अगर उस सिलेबस को पढ़ा रहा है तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, उस भरोसे हम लोग चाहते हैं। तो
अकॉर्डिंगली हम लोग कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। विच कंट्री इज बेस्ट, हम देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, बांग्लादेश को मैं थोड़ा ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैं वहां जाके ऑलमोस्ट हर कॉलेज विजिट किया हूँ। आपको नया लैंग्वेज नहीं सीखना है, कोई नया लैंग्वेज नहीं सीखना है, हिंदी आती है वहां पर सबको, आप हिंदी मूवी सब देखते हैं वहां पर। आप जितने भी आपके फेवरेट हीरोज है सारे के कॉन्सर्ट वहाँ हिंदी में ही करते हैं, वो सारे हिंदी सॉन्ग सब देखते हैं। तो एक क्या कल्चरल टैबू नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सारे बुक्स इंडियन बुक्स है वहाँ सा, और एडवांटेज क्या है, सारे कॉलेज के साथ अटैच हॉस्पिटल, मिनिमम 500 बेड का अटैच हॉस्पिटल मैंडेटरी है। उसके बिना वहां पर कोई भी कॉलेज ओपन भी नहीं कर सकता, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, टीचर्स काफी हैं। कुछ देखिए वहां पर भी कुछ नए नए कॉलेज खुल जाते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हर जगह। देखिए कोई कंट्री में हर कॉलेज परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन इंडिया में आज एम्स भी है, और इंडिया में कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप नाम वगैरह अगर आप सर्च करोगे, वहां पर फ्रॉड तरीके से एडमिशन होती है, करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस ने एडमिशन ले लिया। तो एमबीबीएस इन इंडिया है, लेकिन यहाँ पर भी दोनों कांड होते हैं। तो वैसे ही हर कंट्री के कुछ कॉलेजेस काफी अच्छे, कुछ काफी काफी खराब है। क्या, तो वो सब आपको जज करना पड़ता है, हर साल आपको लिस्ट देखना पड़ता है, हर साल ये बदल जाता है, हर साल कुछ नए कॉलेज लिस्ट में आते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग कॉलेज डिलिस्ट होते हैं, इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। एक चीज मैं बोलूंगा, किसी भी कंट्री में अगर आपको नॉलेज प्रॉपर देखना है तो उस कंट्री का इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट जरूर देखें। आप अगर किर्गिस्तान जाना चाह रहे हैं, आप किर्गिस्तान इंडियन एम्बेसी लिख करके गूगल पे सर्च करें, इंडियन एम्बेसी किर्गिस्तान में जाए, वहां का एजुकेशन सेक्शन को पढ़ें, कई सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है। कैन वी अप्लाई फॉर एमबीबीएस आफ्टर राइटिंग न्यूज, बिकॉज आई वांट टू वेट एंड सी दैट। एकदम सही। अगर आप नीट दे रहे हैं, बिना नीट के बहुत सारे बच्चों को बोला जा रहा है कि आप बिना नीट के अप्लाई कर दो, अच्छे अच्छे कॉलेज भर जा रहे हैं, सीट भर जा रही है, बाद में आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। सर मैं एकदम हाथ जोड़ के सबको बोलता हूँ कि सबसे अच्छा है एमबीबीएस इन इंडिया। इंडिया में एमबीबीएस का जो एजुकेशन है इससे अच्छा कहीं भी नहीं है। पहली बात आपको है एमबीबीएस इन इंडिया, इंडिया में एमबीबीएस का जो एजुकेशन है इससे अच्छा कहीं भी नहीं है। पहली बात, आपको अगर वापस इंडिया ही आना है तो इंडिया में ही पढ़ाई करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो बिना नीट के जस्ट डायरेक्ट एडमिशन की लालच में आप मत जाइए। हम जो आपको बता रहे हैं प्लान बी है, ये उन बच्चों के लिए जो इंडिया के टफ कंपटीशन के कारण अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के जो कंपटीशन में मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 16 लाख बच्चे मेडिकल का एग्जाम देंगे, 7-8 लाख बच्चे पास करेंगे। उसके अलावा उसके बाद आपको टोटल सीट है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के ऑलमोस्ट 80,000, 40,000 के आसपास, 35-36,000 है गवर्नमेंट सीट, बाकी सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में है। सेमी गवर्नमेंट तक 40-50 लाख तक आपका एडमिशन हो जाता है, तब तक तो आप इंडिया को प्रेफर करिए। लेकिन जैसे ही प्राइवेट आ जाता है, जहां पर स्पेशली न्यू प्राइवेट कॉलेजेस या ऐसे प्राइवेट कॉलेज जहां 2 करोड़ रुपया फीस है, 1.5 करोड़ रुपया फीस है, कैपिटेशन फीस है, या एक्चुअली अब तो कैपिटेशन हट गया, अब तो कॉलेज ऑफिशियली फीस चार्ज करती है 20 लाख पर ईयर, 25 लाख पर ईयर, बहुत सारे कॉलेज है। अब ये बच्चा अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, रादर अफोर्ड अगर कर भी पाए, तभी मैं प्रीफर करूंगा तो आप अब्रॉड जाइए, उस पैसे को आप एफडी कर दीजिए, वो आपके पीजी में काम आ सकती है। तो नीट लेकिन जरूर दीजिए, नीट का रिजल्ट अच्छा करने का कोशिश करिए। अगर किसी कारण से नीट आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे, तभी आप अब्रॉड को चूज करिए। नीट का मतलब अगर आप नीट पास नहीं कर सकते हैं तो आप सीधी सी बात है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। मैं तो एकदम एज अ टीचर मैं बोल सकता हूँ, अनटिल अनलेस कोई सच में कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी आपको, या आपका तबीयत खराब था, उस पर्टिकुलर डे कुछ एक्सीडेंट हो गया और आप नीट पास नहीं कर पाए, या नीट से भाग करके अब्रॉड ना जाए। नीट एक बहुत ही बेसिक एग्जाम है, नीट पास अगर नहीं कर रहे हैं तो आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर मत देखें। बहुत सारे बड़े बड़े कंसल्टेंट बहुत सारे चीज प्रमोट कर रहे हैं कि अब्रॉड जाइए, नीट के बिना जाइए, वहां से यूएस से पीजी करके आ जाइए, फिर आपको इंडिया में क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाएगा तो आप इंडिया में एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट नीट। ये सारे सपनों में मत जाइए। आज तक मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो इंडिया का मेडिकल एग्जाम पास नहीं कर पा रहा और यूएस का डॉक्टर बन के इंडिया में एज अ यूएस का डॉक्टर बनकर रिटर्न आया हो। ऐसा अगर कोई है तो मुझे प्लीज मैसेज करिए, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगा। कैन वी अप्लाई फॉर एमबीबीएस? यस, आफ्टर नीट ही आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करिए। आई वांट टू वेट एंड सी। यस, आप रिजल्ट का वेट करिए, नीट में अच्छा स्कोर करिए। नीट अगर आप अच्छे से निकाल पाते हैं और इंडिया में एडमिशन होते हैं तो आप बहुत चैन की सांस और चैन की नींद के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बाहर पढ़ना एक चैलेंज है। ये मतलब देखिए फर्दर ये
हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के समय आप बहुत सारे चेंजेस के साथ गुजरते हैं। स्कूल से कॉलेज जब आप जाते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और अब्रॉड जब आप आ जाते हैं और कई सारे चेंजेस होते हैं। अब्रॉड जाके पढ़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे सिलेबस के लिए, लेकिन मेडिकल में बच्चे, मेडिकल ही शायद एकमात्र ऐसा फील्ड है जहां पर अब्रॉड बच्चे इसलिए जाते हैं, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज जो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब जो कंट्रीज में अगर बच्चे किसी एम कैट और एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो बात अलग है। लेकिन बाकी सारे बच्चे जो अब्रॉड जाते हैं, क्वेश्चन आए और हद तक 4-5 लोगों के क्वेश्चन रहे, तो नंबर मैंने दे दिया, इस नंबर पे आप कॉल करके और डिटेल्स ले सकते हैं रिलेटेड टू फीस, रिलेटेड टू सिलेबस। तो और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो मैं देखते देखते 26 मिनट्स हो गया पहला यूट्यूब लाइव जिसमें मैं प्रॉपर इंटरेक्शन कर पाया। तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई है ऑनलाइन, मॉस्को में जाना कैसा होगा, तो क्योंकि रशिया में कई बार ऐसा केसेस आया है कि इंडियन एम्बेसी रशिया ने भी मेंशन किया है कि वहां पर मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो अगर आप रशियन लैंग्वेज सीखने में आपको कोई इशू नहीं है, या आप खुद से पढ़ के यहाँ से जा सकते हैं, तो मॉस्को काफी अच्छा शहर है। थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग मॉस्को का काफी ज्यादा है, जैसे यहाँ पर मुंबई में ज्यादा है और बाकी छोटे शहरों में कम रहता है। तो एमबीबीएस अब्रॉड का लास्ट एप्लीकेशन डेट क्या है? देखिए हर कंट्री का अलग अलग है। अब्रॉड एक बहुत बड़ा वर्ड है। अब्रॉड मतलब 204 कंट्री है अब्रॉड, अगर आप देखें 205 कंट्री होगी। तो हर कंट्री का अलग अलग डेट है, एप्लीकेशन का अलग अलग डेट पे सबका डेडलाइन आता है। जैसे इस बार पेंडेमिक सिचुएशन है तो शायद डेडलाइन चेंज भी हो सकता है, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जैसे रशिया, यूक्रेन, सबका अक्टूबर के आसपास होता है डेडलाइन। और नेपाल, बांग्लादेश अप टू अक्टूबर एंड नवंबर तक भी एडमिशन चलता है। और कुछ आपके सवाल हो, आदित्य विक्रम ने पूछ लिया कि आप मॉस्को के बारे में और क्या जानना चाहते हैं पूछिए। मॉस्को बहुत अच्छा शहर है, पढ़ाई अच्छी होगी। अगर आप रशियन लैंग्वेज के साथ मास्टर कर पाते हैं तो रशिया इज वेरी गुड ऑप्शन। बट ये ध्यान रखिएगा, आप जिसके थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं, अ, रशिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। कुछ कंसल्टेंट अगर आपको एडमिशन लेटर भेजता है ना, उस कॉलेज को वापस से वो मेल करके भेजे कि मुझे एडमिशन लेटर मिला है, वो बांग्लादेश हो, इंडिया हो, जिस भी कंट्री का कॉलेज का हो, कि भाई मुझे ये एडमिशन लेटर मिला है, जेन्युइन है कि फेक है। क्योंकि अगर नए कंसल्टेंट आप बिना रेफरेंस के अगर जा रहे हो तो ये सब भी, क्योंकि ऐसे भी जॉबलेसनेस है तो कुछ लोग इसी धंधे में घुस जाएंगे। एमबीबीएस अब्रॉड एप्लीकेशन का लास्ट डेट है सर। अब सपोज नीट कैंसिल हुआ तो अब्रॉड में कैसे होगा? सर देखिए, अगर नीट कैंसिल, उन्हीं बच्चों का पॉसिबल हो पाएगा जो लास्ट ईयर नीट दिए और क्वालिफाई किए, क्योंकि वो नीट इस साल भी अब्रॉड में एडमिशन के लिए वैलिड है। कैंसिल होता है तो वो इस साल ड्रॉप करे। लाइफ में एक साल इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैंडेमिक ने हमें बताया है कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम से ज्यादा। अभी सब हम लोग वेट ही कर रहे हैं ना सब, कि भाई अच्छा कुछ वैक्सीन आ जाए, कुछ मेडिसिन आ जाए, ताकि वापस नॉर्मल दुनिया जैसे हम लोग थे आज से 4-3 महीना पहले वैसे जी सकें। तो नीट अगर कैंसिल होता है तो अगले साल अगर होती है तो अब अगले साल तक वेट करिए। उस ऐसा तो होगा नहीं कि नीट कैंसिल हो गया। नीट कैंसिल हो रहा है मतलब क्या, पैंडेमिक सिचुएशन खराब हो रही है, मतलब पैंडेमिक सिचुएशन बढ़ रही है, मतलब प्रॉब्लम है चारों तरफ, वर्ल्ड में हर जगह प्रॉब्लम है। तो अचानक से आप अब्रॉड जाएंगे तो कौन से कंट्री में सब ठीक हो जाएगा? कुछ कंट्रीज को ऐसे प्रमोट करें कि कोरोना फ्री कंट्री, कोरोना नहीं है वहां पर। अरे मेरा सिंपल सा बात है, कोरोना फ्री कंट्री क्या आपको एंट्री देगी कोरोना वाले कंट्री से? आज जब चाइना में कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ तो हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया था कि भाई वहां से फ्लाइट नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंट्री रहती है जहां पर कोरोना फ्री हो गई, कुछ कंट्री ऐसे आते हैं तो वहां थोड़ी ना कि आप सारे, तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंट्री रहती है जहां पर कोरोना फ्री हो गई, कुछ कंट्री ऐसे आते हैं तो वहां थोड़ी ना कि आप सारे बच्चों को वहीं भेज देंगे, कोरोना फ्री कंट्री बोल करके एडमिशन करा देंगे। और वो लॉजिक मैटर नहीं करता। आप कोरोना फ्री कंट्री के लिए थोड़ी ना मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, आप मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये आपका पूरा लाइफ तो डिसाइड नहीं कर सकता ना कि कोरोना के बेसिस पे आप तो मेडिकल एडमिशन या कंट्री को सिलेक्शन तो मत ही करिएगा। और जो ऐसा कर रहा हो वो तो अपॉर्चुनिस्टिक है, तो उन सबसे दूर ही रहिए। और क्या है, नीट आंसर कैसे होगा एडमिशन? तो मैं नीट अगर कैंसिल होगा तो अब्रॉड एडमिशन मैं जो खुल के बताया कि उन्हीं का हो सकता है जो लास्ट ईयर नीट क्वालिफाइड है, क्योंकि बिना नीट के तो अब्रॉड में एडमिशन में नहीं होगी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीट कैंसिल हो जाएगा, अब्रॉड वाले को अलाउ कर देंगे बिना नीट के, ये मुझे नहीं लगता होगा। और नीट अगर कैंसिल होता है मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। अगर लास्ट ईयर आपने नीट दिया है और क्वालिफाई नहीं किया है तो आप नहीं जा सकते इस साल।
और बांग्लादेश में 1 साल से ऊपर का गैप अलाउड नहीं है। तब आप इजिप्ट को देखिए, इजिप्ट में आप जा सकते हैं, इजिप्ट में गैप का कोई इशू नहीं है। नेपाल में कोई गैप, अब क्या बोल दें, कोई ठिकाना नहीं है। तो मेनली बिना नीट के आप अब्रॉड मत जाइए, यही मेरा अल्टीमेट सजेशन है। और किसी के कोई सवाल हैं? चलिए, मुझे लगता है आज काफी फ्रूटफुल रहा, काफी लोगों के मैं डायरेक्ट आंसर कर पाया, मुझे काफी अच्छा लगा। काफी दिनों बाद बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पा रही है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो पा रही है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने सारे फ्रेंड्स को बोलें इस टाइप के यूट्यूब, हमारा जो फ्यूचर स्ट्रीमिंग होगी या लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसमें जुड़े और सारे सवाल करें। इवन जो कंसल्टेंट्स, छोटे शहरों के जो कंसल्टेंट है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो काम करना चाहते हैं, इस बार इस चीजों को जानना चाहते हैं, प्रॉपर नॉलेज के साथ ही काम करें, प्रॉपर नॉलेज के साथ ही इस चीजों को स्प्रेड करें, इन्फॉर्मेशन इस कंट्री के बारे में, उस कंट्री के बारे में। जस्ट कोई कुछ ज्यादा पैसे के चक्कर में किसी को फंसा ना दे बच्चों को। बजट, नेपाल का बजट क्या होगा? नेपाल का बजट मिनिमम 50-55 लाख होगा सर। इससे कम में नेपाल में एडमिशन नहीं होती इंडियन बच्चों का। 50-55 लाख मिनिमम बजट है नेपाल में। काठमांडू मेडिकल कॉलेज बोल लीजिए, नेपाल मेडिकल कॉलेज बोल लीजिए, नोबल मेडिकल कॉलेज बोलिए, उनमें 50-55 लाख पड़ जाता है। उससे कम में नेपाल में कोई चांस नहीं है। उसके अलावा एक एग्जाम होती है वहाँ पर, आईएम की एग्जाम होती है, उसमें अगर क्वालिफाई करते हो तो 9 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। उन सबसे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं उसमें भेज दूंगा। बट इन जनरल वहाँ पर मिनिमम 50 लाख बजट चाहिए। वैसे बांग्लादेश में 22 बच्चों का फ्री एडमिशन होता है मेडिकल में। इन सब का मैं डिटेल्स अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो काफी स्पेसिफिक है, वो स्कॉलरशिप दिखा के मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर किसी भी बच्चे का, आप लोग के जान पहचान में ऐसे बच्चे हों जिनका बायोलॉजी में 98, 99, 100 है, ऐसे बच्चे बांग्लादेश में फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। टोटली फ्री मेडिकल एजुकेशन इज अवेलेबल। चल, और क्या इंस्टॉलमेंट या वन टाइम? इंस्टॉलमेंट है नेपाल में। 55 लाख में इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिनिमम 20 लाख के आसपास का आता है। थोड़ा कॉस्टली है। नेपाल में मैक्सिमम एडवांटेज यही है कि सारे इंडियन टीचर्स ही हैं जो यहाँ से रिटायर होते हैं, वहीं पढ़ाने चले जाते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। तो लेकिन वहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी इंडिया के जैसे ही हो गया। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ऑडियंस जिन्होंने आज अपना टाइम दिया इस यूट्यूब लाइव में, मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे बातों को सुना। काफी होपफुल हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। और ऐसे अगर और सेशन चाहिए तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, और भी नए नए क्वेश्चन 10 जगह से पता लगाइए और लेके आइए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए।